हेलो स्टूडेंट, कल हम पढ़ रहे थे कि वियोजनकारी क्रियाविधि जो अंतःजातीय संकरण को रोकती है, और आज हम पढ़ेंगे वियोजनकारी गतिविधियां जो अंतराजातीय संकरण जो है उसकी पूर्ण सफलता को रोकती है। मतलब अंतराजातीय संकरण को रोकने वाली गतिविधि क्रियाएं कौन कौन सी हैं। तो इन पहली बात तो कि अंतराजातीय जो संकरण है वो होता किस किस के बीच में। देखो कि अंतराजातीय संकरण की जो क्रिया है वो निम्न कारणों से होती है। नंबर एक, सबसे पहले अंतराजातीय संकरण होता है दो जातियों के बीच में, दो जाति के जीवों के बीच। तो सबसे पहले हम रोक कैसे सकते हैं अंतराजातीय संकरण की पूर्ण सफलता को। नंबर एक पॉइंट अपना आता है कि युग्मकों को नष्ट करके। नंबर एक, युग्मकों को नष्ट करके। आपने पढ़े हैं युग्मक, नर युग्मक, स्पर्म, शुक्राणु, मादा युग्मक, ओम या फिर एग या फिर अंडाणु। तो पहला पॉइंट आता है अपना कि जो युग्मक होते हैं शुक्राणु और अंडाणु, इसको क्या करना, नष्ट करना। यदि हम इन दोनों को नष्ट कर देंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी, भ्रूण नहीं बनेगा और एक संपूर्ण जीव का निर्माण नहीं होगा। तो पहली स्थिति अपनी यही आती है कि युग्मकों को नष्ट करके अंतराजातीय संकरण से मतलब कि उसको रोका जा सकता है। ठीक है। नंबर दो, गलती से यदि युग्मकों का निर्माण हो भी जाता है तो नंबर दो, निषेचन की क्रिया को रोककर, निषेचन की क्रिया को रोककर, निषेचन की क्रिया को रोककर भी इसको क्या किया जाता है, अंतराजातीय संकरण की पूर्ण सफलता को रोका जा सकता है। यदि युग्मकों का निर्माण हो भी जाता है तो निषेचन की क्रिया को रोककर। नंबर तीन, यदि निषेचन की क्रिया हो भी जाती है तो भ्रूण जो बनता है, भ्रूण को नष्ट करके, भ्रूण को नष्ट करके अंतराजातीय संकरण जो है उसकी पूर्ण सफलता को रोका जा सकता है। यदि भ्रूण बन भी गया तो नंबर चार, वंध्यता को प्रेरित करके, वंध्यता को प्रेरित करके, यानी कि जो कारक वंध्यता को प्रेरित करते हैं या फिर जिन कारणों से वंध्यता प्रेरित होती है उन कारकों का मतलब कि निर्माण करके हम अंतराजातीय संकरण की पूर्ण सफलता को रोक सकते हैं। इसके अलावा ये जो वियोजनकारी गतिविधियां होती हैं वो विभिन्न प्रकार से होती हैं, और उसमें नंबर एक पर आता है अब अपना युग्मकी वियोजन। युग्मकी वियोजन समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है। क्या होता है इसमें, देखो सामान्यतः होता क्या है, दो अलग अलग जो जाति के जीव होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अपने को पता है ये एक जीव है, ये दूसरा जीव है, ये जाति ए है, ये बी है, इन दोनों के बीच में निषेचन की क्रिया, मैथुन की क्रिया नहीं होती नॉर्मली। और यदि मान के चलो मैथुन की क्रिया हो भी गई तो इसमें जो युग्मक होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं। किसमें बोल रहे हैं हम, नंबर एक युग्मक की वियोजन की बात कर रहे हैं। पहली बात, दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच निषेचन की क्रिया नहीं होती हैं, और यदि निषेचन की क्रिया गलती से हो भी जाती है तो युग्मक जो होते हैं उनका निर्माण नहीं होता। किसमें, युग्मकी वियोजन में। जैसे आंतरिक निषेचन करने वाले जो प्राणी होते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ मानव की, या फिर जितने भी मतलब कि स्तनधारी जो हैं, यानी कि आंतरिक निषेचन करने वाले जो प्राणी होते हैं उनका जो नर युग्मक होता है, नर जो है उसका नर युग्मक जो होता है
शुक्राणु वो जो होता है वो मादा युग्मक जो होते हैं, मादा युग्मक जो होते हैं, मादा जो होता है, मादा का जो शरीर होता है, क्योंकि आंतरिक निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, मादा शरीर के अंदर। और जब शुक्राणु मादा के शरीर के अंदर जाता है, जब दो अलग अलग जाति के जीव निषेचन की क्रिया करते हैं, तो नर युग्मक जो होता है शुक्राणु मादा शरीर के अंदर प्रवेश करता है, तो मादा शरीर के अंदर जो मादा जनन नाल होती है, मादा जनन नाल, उसमें एक प्रतिजन पाया जाता है, एंटीजन, और उस प्रतिजन के कारण ये शुक्राणु क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं उसमें एक जाति का शुक्राणु दूसरी जाति के अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाता है। इनको क्या नहीं कर पाता है, निषेचित नहीं कर पाता है। ठीक है। देखो समझने की कोशिश करना, युग्मकीय वियोजन का मतलब क्या होता है। युग्मकीय वियोजन का मतलब ये होता है, पहली बात कि दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच निषेचन की क्रिया नहीं होती है, और यदि निषेचन की क्रिया हो भी जाती है तो क्या नहीं बन पाते हैं, युग्मक नहीं बन पाते, नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु नहीं बन पाते हैं। अब सुनो, यदि मान के चलो कि आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणी हैं, ठीक है, उसमें जो नर होता है उसमें शुक्राणु बनते हैं, मादा में अंडाणु बनते हैं, और आंतरिक निषेचन करने वाले प्राणियों में निषेचन की क्रिया होती है मादा शरीर के अंदर, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में। जब नर युग्मक शुक्राणु मादा शरीर के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है, मादा शरीर के अंदर एंटर करता है तो मादा का जो जनन नाल होता है उसमें एक प्रतिजन पाया जाता है, और ये प्रतिजन क्या करता है, दूसरे जाति का जो शुक्राणु है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और बाह्य निषेचन करने वाले जो प्राणी होते हैं उनके शुक्राणु जो होते हैं वो किसी दूसरी जाति के अंडाणु को निषेचित नहीं कर पाते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 युग्मकीय वियोजन। ठीक है। नंबर 2 पर आता है अब कार्यकी वियोजन। ठीक है। क्या होता है इसमें, देखो, जब दो जाति के जीव यानी कि नर और मादा वो आपस में मैथुन करते हैं, एक नर और एक मादा, दो अलग अलग जाति के, ये होगी मादा, इस प्लस का मतलब होता है मादा, और ये एरो जो है इसका मतलब होता है नर। ये नर ये मादा दोनों अलग अलग जाति के हैं और आपस में क्या करते हैं, मैथुन करते हैं। तो मादा शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो मतलब कि मैथुन की क्रिया को क्या करती है, रोकती है, मतलब कि जो जनन जो है उसकी पूर्ण सफलता को रोकती है। जब दो अलग अलग जाति के जीव आपस में क्या करते हैं, मैथुन करते हैं, तो मादा शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जो जनन की सफलता को रोकते, मतलब कि प्रजनन की क्रिया नहीं होने देती है। जैसे एक जाति का ये हो गया नर, ये हो गया भैया नर ड्रोसोफिला, ठीक है, मान के चलो इसकी जाति है ए। ये हो गया दूसरी जाति बी का मादा ड्रोसोफिला, दूसरी जाति, और उस दूसरी जाति का मादा ड्रोसोफिला। दोनों की जाति क्या है भैया, अलग अलग है। ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे यदि एक जाति का नर ड्रोसोफिला दूसरी जाति की मादा ड्रोसोफिला से मैथुन की क्रिया करता है, तो जो ये मादा जो है, इस मादा की जो वेजाइना है, योनि जो है, उसमें काफ़ी सूजन आ जाती है।
और ये सूजन जो है वो काफ़ी दिनों तक रहती है, जिसके कारण जो अंडा है वो शरीर में ही क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है और प्रजनन की क्रिया को रोक देता है। कब होता है ऐसा? जब दो अलग अलग जीवों के बीच में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, नेक्स्ट उसके बाद यदि मान के चलो कि ये नर ड्रोसोफिला, इसकी जाति ए, ये मादा ड्रोसोफिला, मान के चलो इसकी भी जाति ए है, यानी कि जब दो एक ही जाति के जीव आपस में प्रजनन की क्रिया करते हैं उस समय क्या होता है कि मादा के जो वेजाइना है उसमें सूजन आती है, लेकिन वो सूजन कुछ समय में क्या हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो ये होता है कार्य की वियोजन, दो अलग अलग जाति के जीवों में निषेचन की क्रिया जो होती है, यानी कि जो प्रजनन की क्रिया जो होती है उसको रोकना। इसके बाद नंबर 3, संकर जीवन अक्षमता। क्या होता है? देखो वही बात, दो अलग अलग जाति के युग्मक, उनके मध्य निषेचन की क्रिया हो भी जाती है, जी नर ये मादा, दोनों अलग अलग जाति के, एक का है ये बी का है, दोनों के बीच निषेचन की क्रिया हो गई, यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो गई, यहाँ तक निषेचन की क्रिया नहीं हुई थी, यहाँ पर निषेचन की क्रिया हो गई। होने के बाद क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। जब इन दोनों के बीच में निषेचन की क्रिया हो जाती है तो क्या बनता है? भ्रूण बनता है, एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, ये जो भ्रूण है एम्ब्रायो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? अपनी प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हो जाता है, या फिर ये विकसित होने से पहले नष्ट हो जाता है। पूर्ण विकसित होने से पहले क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। दो कारण होंगे, निषेचन की क्रिया यहाँ पर हो रही है, लेकिन यहाँ पर होगा क्या? जो एम्ब्रायो बनेगा ये एम्ब्रायो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही नष्ट हो जाता है। यदि प्रारंभिक अवस्था में नष्ट नहीं होता है तो ये विकसित होने से पहले क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट था वेरविक, इसने बताया क्या? वेरविक और एक साइंटिस्ट और था बेरी, इन्होंने बताया कि भेड़ और बकरी इनके मध्य यदि संकरण करवाया जाता है, क्योंकि दोनों की जाति अलग अलग हो गई, तो दोनों में आसानी से निषेचन की क्रिया हो जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो एम्ब्रायो बनता है, भ्रूण बनता है, वो एम्ब्रायो अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में क्या हो जाता है? नष्ट। नंबर 1, यदि प्रारंभिक अवस्था में नष्ट नहीं होता है तो वो विकसित होने से पहले क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, यानी कि उसे कभी भी एक पूर्ण विकसित शिशु जो है उसका निर्माण नहीं होता है। ठीक है, नंबर 1 पर था युग्मक की वियोजन, इसमें युग्मक ही नहीं बन रहे थे। नंबर 2 पर था कार्य की वियोजन, इसमें जो अंडाणु उसका परिपक्वन नहीं हुआ था। नंबर 3 यहाँ पे निषेचन हो गया, एम्ब्रायो बन गया, लेकिन एम्ब्रायो बनने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हो जाता है। यदि नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो विकसित होने से पहले नष्ट हो जाता है। इसके बारे में बताया था वेरविक और बेरी ने। दोनों ने भेड़ और बकरी के बीच में क्या करवाया? क्रॉस करवाया। उन्होंने देखा कि जो है दोनों के बीच में निषेचन आसानी से हो जाता है, लेकिन जब एम्ब्रायो बनता है तो ये एम्ब्रायो अपनी प्रारंभिक अवस्था में ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो वो विकसित होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 बंध्यता। नंबर 4 पर बंध्यता। देखो, यदि दो जाति के जीव के बीच संकरण की क्रिया होती है,
संकरण हो गया, एम्ब्रायो भी बन गया, एम्ब्रायो बनने के बाद में संतान भी उत्पन्न हो जाती है, तो वह संतान जो है, संतान जो बनेगी इससे वो क्या होगी, बंध्य होगी। संतान क्या होगी, बंध्य होगी, अर्थात उसमें जनन की क्षमता नहीं होती है। और ऐसी संतानों के जीन प्रारूप केवल और केवल वहां तक ही सीमित होते हैं। बंधे का मतलब कि इनसे जो संतान उत्पन्न होती है, ये संतान कभी भी जिंदगी में प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाती है। जैसे आपने खच्चर देखा हुआ है, खच्चर कभी भी जिंदगी में क्या नहीं कर पाता है, प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, बंध्यता का मतलब यदि दो जाति के जीव के बीच प्रजनन की क्रिया हो भी जाती है, संतान उत्पन्न हो भी जाती है, तो संतान कैसी होती है, वो बंध्य होती है, मतलब वो आगे भविष्य में कभी भी क्या नहीं कर पाती है, प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाती है। ठीक है, और यानी कि इसके जीन प्रारूप केवल इस संतान तक ही सीमित होते हैं, ये आगे नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं, क्योंकि आगे प्रजनन नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो इनके जो जीन प्रारूप है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है खच्चर। जब गधे और घोड़े के बीच संकरण की क्रिया करवाई जाती है तो उससे क्या बनता है, खच्चर। और जो खच्चर होता है वो हमेशा क्या होता है, बंध्य होता है, क्योंकि जो खच्चर होते हैं उसके अंदर जो सेल्स होती है, खच्चर के अंदर, समझने की बात ये है, अब इधर देखो, खच्चर जो है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, कोशिका, उसके अंदर समजात जो गुणसूत्र होते हैं उनके बीच उनके युग्म नहीं बन पाते हैं, युग्म, और ना ही उसके अंदर तर्कु तंतु बन पाते हैं। ध्यान करो, तर्कु तंतु, ये तर्कु तंतु जो क्या करते हैं, समजात गुणसूत्रों को अपनी अपनी ओर खींचते हैं, कि आधे गुणसूत्र उधर आधे गुणसूत्र इधर, खींचने वाले जो तर्कु तंतु हैं उसका निर्माण नहीं हो पाता है, जिसके कारण खच्चर में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है और खच्चर जनन की क्रिया भविष्य में नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस थी जो वियोजनकारी क्रियाविधि में अंतराजातीय संकरण की जो क्रिया है उसको रोकती है। नंबर 1 पर मैंने आपको बताया, युग्मकों को नष्ट करके, निषेचन की क्रिया को रोककर, भ्रूण को नष्ट करके, बंध्यता को प्रेरित करके। और इसमें क्या क्रियाएं थी, नंबर 1 पर युग्मकी वियोजन। युग्मकी वियोजन का मतलब निषेचन पहली बात नहीं होता है, हो भी गया तो क्या नहीं बनेंगे, युग्मक नहीं बनेंगे। कार्यकी वियोजन में निषेचन हो गया, युग्म बन गए, बनने के पश्चात अंडाणु जो है उसका परिपक्व नहीं हो पाता है, ये कार्यकी वियोजन। नंबर 3, निषेचन हो गया, एम्ब्रायो भी बन गया, एम्ब्रायो बनने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में नष्ट हो जाता है या फिर विकसित होने से पहले ही नष्ट हो जाता है। बंध्यता, यहाँ पर निषेचन होगा आराम से, प्रजनन की क्रिया होगी, संतान उत्पन्न होगी, लेकिन संतान कैसी होगी, बंद होगी, जो आगे भविष्य में क्या नहीं कर पाती है, प्रजनन की क्रिया नहीं कर पाती है। तो ये अपना चैप्टर था वियोजन, जो क्या हो कंप्लीट होता है।